हेलो, नमस्कार, क्या हाल है? तो क्लास 9th का जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर है, सेल, इसको हम लोग आज फिनिश करेंगे वन शॉट में। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, 1 घंटा के आसपास होना चाहिए। तो हम लोग अब बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। नोट्स किसी और का है, नोट्स ये मत कमेंट करना है किसका नोट्स है नहीं है। बस पढ़ने से मतलब रहना चाहिए आप लोगों को। तो इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे क्या इंट्रोडक्शन टू सेल, सेल क्या है, सेल थ्योरी क्या है, सेल डिफरेंट शेप, साइज और नंबर, शेप का साइज, सेल का आई मीन शेप, साइज और नंबर, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल डिवीजन, लास्ट टॉपिक ये रहेगा सेल डिवीजन। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग ये देख रहे हैं कि सेल का इंट्रोडक्शन, सेल क्या है। हम लोगों ने एक कॉमन लाइन सुनी होगी, सेल आर द स्ट्रक्चरल बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये बायोलॉजिकल भी बोल सकते हैं, ये भी है। सेल जो सेल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्या लिखा हुआ है? सेल्स आर द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। सारे लिविंग बींग्स का है। अब कैसे है ये आने वाले पूरे चैप्टर में आपको समझ में आएगा, थोड़ा मोड़ा इधर ही पता चल जाएगा। यहाँ देखिए सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, द एंटायर फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिगिंस फ्रॉम बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल। समझ रहे हैं? जितना भी छोटा से छोटा फिर भी बड़ा से बड़ा जितना भी फंक्शनिंग, एंटायर फंक्शनिंग लिखा हुआ है, आप देखिए एंटायर फंक्शनिंग जो स्टार्ट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, वो सब सेल से होता है। आप लोगों को ये देखना है। तो इसीलिए अब इंटर फंक्शनिंग है, तो फंक्शन से होगा फंक्शनल ऑफ द फंडम। फंक्शनल का मतलब बेसिकली होता है जो भी फंक्शन होता है, रिस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सब पता चल जाएगा आप लोग को आने वाले में। तो एंटायर फंक्शनिंग अलग अलग छोटे से छोटे प्रोसेस में थी आपका, जो नॉर्मल डिफ्यूजन ऑस्मोसिस सब पढ़ा देंगे आपको। ये सब जो भी है, जितना भी फंक्शन हो रहा है सब एक बेसिक यूनिट से स्टार्ट होता है जो कि सेल होता है। इसलिए इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आगे क्या है? ए सेल कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली। इसीलिए इसको कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लाइफ। रेप्लिकेट मतलब सेल ने सेल डिवाइड कर सकता है। ये लास्ट टॉपिक यही है आपका, सेल डिवीजन टाइप्स ऑफ। तो अब बेसिक यूनिट ऑफ, मैंने यहाँ सेकंड पॉइंट जो आपको बताया बेसिक यूनिट और एंटायर फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म बिगिंस फ्रॉम द बेसिक यूनिट सेल। कैसे? सेल है ग्रुप ऑफ सेल, छोटा 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 सेल हो गया, यहाँ टिश्यू बन गया, टिश्यू बड़ा 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 टिश्यू बन के ऑर्गन बन गया, जैसे किडनी बन गया, किडनी बन गया। और फिर ऑर्गन, ऑर्गन किडनी है, दो ऑर्गन मिला, ये यूरेथ्रा मिला, ये मिला आपका, तो ये ऑर्गन सिस्टम बन गया। और ऑर्गन सिस्टम अलग अलग एक्सक्रीटरी सिस्टम बनते बनते एक पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ऐसे तो वो सब तो ठीक है, सेल से टिश्यू बना, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गेनिज्म बना। ये स्टार्ट तो सेल से ही हुआ ना। तो ये आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ है, ये आपका सेल है, समझ रहे हैं आप? सेल आपका इसीलिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ हम लोग बोला जाता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। अब एक मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया सेल के बारे में, अब डिस्कवरी के बारे में। डिस्कवरीज, दिस सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय सब डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय रॉबर्ट हुक। ये आपको सब पता है, रॉबर्ट हुक के द्वारा बना है, डिस्कवर किया गया 1665 में। जो कि था, ये डेड सेल था, ये लिविंग सेल नहीं है। मैं क्यों लिख रहा हूँ पता चल जाएगा आपको, ये देखिए। एंटोन वान लीeuwenhoek डिस्कवर्ड प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया लिविंग सेल, ये लिविंग सेल आपका डिस्कवर किया है, शायद पॉन्ड वगैरह में था, तो डिस्कवर किया है। रॉबर्ट ब्राउन क्या डिस्कवर किया? न्यूक्लियस। कंफ्यूज नहीं होना है, रॉबर्ट हुक अगर आपसे एग्जाम में आता है कि फर्स्ट सेल किसने डिस्कवर किया, सेल तो रॉबर्ट हुक ने किया, फर्स्ट लिविंग सेल तो ये आपका है एल्यून हुक ने किया था 1674 में। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, जैसे सेल के अंदर जो क्या सारा पढ़ाया जाएगा आपको, आगे चलते हैं। और स्केल्डियन एंड सेजवान जो है, उन्होंने सेल थ्योरी दिया था। सेल थ्योरी क्या है ये आगे बता दूंगा मैं, अभी अभी आएगा सेल थ्योरी 1838 1839 के बीच में। और पुरखिंजे ने डिस्कवर 1839 में प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया था। तो आपको ये पता रहना चाहिए, मेन आपको ये पता रहना चाहिए सेल थ्योरी, स्केल्डियन एंड सेजवान
रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस डिस्कवर किया, एंटोन वैन लीeuwenhoek ने लिविंग सेल डिस्कवर किया, और जो रियल जो सेल था, फर्स्ट जो सेल डिस्कवर हुआ था जो कि डेड था, वो रोबोट हुक ने किया। ये देखिए आपको पिक्चर बना हुआ है इसका, थोड़ा सा ये है, ये आपका रोबोट हुक है। रोबोट हुक साहब इन्होंने सेल का डिस्कवरी किया है। समझ गए? तो हम लोग आगे चलते हैं। सेल थ्योरी मैंने बताया ना अभी। एक और थी, इसमें रहने देना है, जो बताया गया है एनसीईआरटी वगैरह में, वो उसका बेसिक ये है। स्कैंडियन सेजवान ने सेल थ्योरी दिया था, इनका भी कंट्रीब्यूशन था। विर्चोव का, रुडोल्फ विर्चोव। इस सेल थ्योरी ये बताता है कि जितने भी, ये देखिए ऑल, पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ ये बताता है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग, आप पेंसिल को सेल में, पेंसिल और सेल में क्या अंतर है? आप किसी पेंसिल से लिख रहे हैं, उसमें थोड़ी सेल रहेगा, हाँ उसमें एटम्स रहते हैं, मॉलिक्यूल्स, वो केमिस्ट्री का पार्ट है। लेकिन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल रहता है। तो द लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। हाँ, यही आपका सेल का नंबर वगैरह यहाँ, मतलब कि एक सिंगल सेल भी रह सकता है, या ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो सिर्फ एक सेल से नहीं रहेगा, कोई कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी रहता है। एक एग्जांपल लिख दे रहे हैं क्या? आपने नाम सुना होगा, वन, वन में लिख देता हूँ, एमीबा, आपने नाम सुना होगा। अब मोर सेल में तो सारा है यार, ह्यूमन है, ह्यूमन है, गोट है, काउ है, डॉग है, बहुत सारा चीज है। A new cells arise from pre-existing cells through the process of cell division। मैंने बताया ना, सेल डिवाइड भी करता है। सोर्स से, ऐसा नहीं कि नया सेल खुद वो क्या बोलते हैं कहीं से प्रकट होता है, उससे नहीं, वो जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उसके द्वारा ही वो डिवाइड करता है। तो आपको ये इसको याद रखना है, तीन सेल थ्योरी क्या है, एक ये थ्योरी, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड बी मेड अप ऑफ वन और मोर से, मतलब कि आप बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनी मतलब एक, मल्टी मतलब एक से ज्यादा। और न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, याद रखना है। और अब आगे चलते हैं। सेल का सेल का साइज, नंबर और शेप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैंने बताया ना यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर आ गया आपका। सेल, डिफरेंट सेल नंबर, ये टॉपिक है। इफ एन ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, इट इज कॉल्ड अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मतलब वन, इसको याद रखना है। आपको देखिए ऐसा ही कर देता है, यूनि मतलब वन, सेलुलर मतलब सेल। एग्जाम्पल क्या है इसका? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। वैसे मैंने एक आपको एग्जाम्पल दे दिया था, अमीबा। अमीबा, अमीबा के पास एक ही सेल रहता है। और द ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। मल्टी मतलब मैनी, वन से ज्यादा भाई, वन सेलुलर मतलब सेल। एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमंस, एनिमल्स एटसेट्रा, बहुत सारे सब। बैक्टीरिया, पैरामीशियम, ये भी एक प्रकार का प्राणी है, आपको दिख जाएगा। ऐसे ऐसे जो नाम आते हैं ना, पैरामीशियम, एमीबा और वगैरह, प्रोटोजोआ, आपको सब पता चल जाएगा। बेसिकली आप ऑर्गेनिज्म इनको मान सकते हैं, ये कोई जीव है। जैसे ये लायन टाइगर है ना, वैसे ये कोई जीव होंगे, कभी किसी में सिंगल सेल रहता है। तो आगे चलते हैं हम लोग। पता चल गया ना, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एक सेल से बना हुआ है तो उसको यूनिसेलुलर बोलेंगे। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म मोर देन वन सेल से बना हुआ है, एक सेल से ज्यादा से बना हुआ है, दो से बना हुआ है, तीन से बना हुआ है, फिर अलग चार पांच से इन्फिनिट, कुछ भी बोल सकते हैं, इनफाइनाइट, थाउजेंड, मिलियंस, बिलियंस, जो भी बोल सकते हैं आप। एक से ज्यादा सेल से बना हुआ है उसको मल्टी सेलुलर बोलेंगे, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। डिफरेंस आ सकता है, पूछ सकते हैं मतलब। ये हो गया आपका इधर एक साइड। इतना जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, कुछ है नहीं, जल्दी पढ़ना है, सेल से डरना नहीं। बायो बहुत इजी होता है। अब सेल का मैंने साइज और नंबर के बेसिस पे देख लिया, अब सेल डिफरेंट शेप के भी होते हैं, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, जो मैं बता रहा हूँ बस वही पढ़ना है। अब सेल सेल अलग अलग शेप के भी होते हैं, ये देखिए स्पिंडल शेप इसको बोलते हैं, स्पिंडल, स्पिंडल शेप है। इस ओवम, ओवम पता है आपको कैसा होता है? ऐसे गोल जैसा ओवम होता है। स्फेरिकल शेप है ओवम, ओव स्फेरिकल शेप है। नर्व सेल ब्रांच्ड एंड इलोंगेटेड है, बहुत लंबा होता है। तो ये देखिए कितना बड़ा है, ये ब्रांच एलोंगेटेड है, ये देखिए आप। ये रेड ब्लड, इसको रेड ब्लड थी है, कर्पोसल्स मतलब कर्पोसल सेल ही बोल सकते हैं नाइन्थ में, कोई दिक्कत नहीं है। रेड ब्लड सेल है, आरबीसी। ये आपका क्या है?
ये बाइकॉनकेव्स में। सब ये जैसे जैसे हमने पढ़ा है ना, स्क्वायर रेक्टेंगल, वैसे ये स्पिंडल है, स्फेरिकल है, ब्रांच्ड है, ये सब है, कुछ खास नहीं है। अब मतलब कि सेल अलग अलग शेप की मिल सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही शेप के मिलेंगे। अब साइज देखते हैं, हाँ। पीपीडी, अच्छा एल होगा, हाँ। सेल का साइज है, आपसे एक चीज पूछ, सेल अलग अलग साइज के मिल सकते हैं, क्या होते हैं, इतना छोटा, इतना छोटा, इतना बड़ा। ऑस्ट्रिच एग है, ये देख रहे हैं ना, ऑस्ट्रिच एग कितना बड़ा होता है, ये वो मिल सकता है। तो अब बताते हैं आपको कैसे। तो सेल का कोई, जैसे मैंने बताया, कोई यूनिसेल होता है, उसमें एक ही सेल होगा इतना बड़ा। हम मान के चलिए ये एक हाइड्रा है, ये भी एक प्लांट है, डरना नहीं है। प्लांट है, कहीं बहुत ही पानी में पाया जाता है, तो वैसे प्लांट है, इसमें थाउजेंड्स ऑफ सेल हैं। ह्यूमन बीइंग है, इसमें आपको बिलियंस बिलियन सेल हैं, आपको क्या है। तो सेल छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, और इसमें एक चीज याद रखना है आपको, सेल का इसमें कुछ खास आपको याद नहीं रखना है, बस आपको स्मॉलेस्ट सेल जो है माइकोप्लाज्मा है, जो कि बैक्टीरिया है। पीपीएलओ है ये, वो नहीं है, फ्लूरो न्यूमोनिया लाइक। तो ये स्मॉलेस्ट सेल पीपीएलओ है, माइकोप्लाज्मा में आपको कुछ खास, इसमें ये बस माइक्रोप्लाज्मा याद रखिए ना, बाद में इसको याद करें, पीपीएलओ 11th में आप याद करेंगे अगर बायो लेंगे तो। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग में पे है, ऑस्ट्रिच एग में रहता है लार्जेस्ट सेल जो आपका है, और स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा। सेल का अलग अलग, सेल डिफरेंट साइज के होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है सेल डिफरेंट साइज के होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक साइज का सारा सेल मिलता है, ना तो एक शेप का मिलता है, ना तो एक साइज का मिलता है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है, जो पीपीएलओ, और लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग्स, ये पीपीएलओ है, डी नहीं है, याद रखेंगे आप। मैं कंफर्म कर लेता हूँ एक बार, ये पीपीएलओ है। एक, जस्ट वन सेकेंड। पी 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 माइकोप्लाज्मा ही है, वो मेरे को पता है। पीपीएलओ, हाँ, आई एम राइट, ये पीपीएलओ है। तो हो जाता है कभी कभार मिस्टेक, जैसे मैंने नोट्स लिया है, कोई इशू नहीं। अब आगे चलते हैं हम लोग। सेल, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया जाए। सेल के कंपोनेंट में अलग अलग चीज होते हैं। आपका मान के चलें ये एक सेल है, इसके अंदर ऐसा नहीं ना ये सेल खाली रहेगा, इसके ऊपर में यहाँ पर होगा कुछ वॉल है, अंदर में मटेरियल है कुछ ना कुछ। आगे चलते हैं। तो सेल का जो बेसिक आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। जैसे मैंने बताया ना, ये अगर सेल है, ये अगर सेल है, तो ये इसका जो ये जो पार्ट है, ये पीएम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ये परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल, यानी कि सब मटेरियल, सारे मटेरियल को पास नहीं होने देता है, ये कुछ मटेरियल को पास होने देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ये एक टर्म है जो कि आ सकता है, व्हाट इज अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। तो होता है द मेम्ब्रेन which permits the entry of and exit of some materials is called selectively permeable membrane. सेल वॉल होता है रिजिड आउटर कवरिंग लाइंग आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके बाहर एक लेयर होता है जो कि कवर करता है। प्रेजेंट इन, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होता है, यहाँ ये मेन इंपॉर्टेंट अभी है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेजेंट इन प्लांट्स ओनली। कोई ध्यान रखना है कौन सा प्लांट्स में रहता है, कौन एनिमल में सेलेबल नहीं होता है, ह्यूमन में सेलेबल नहीं होता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है, इसमें हैविंग न्यूक्लियर पोर्स फॉर ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स एंड क्रोमोसोम्स। वो डबल न्यूक्लियस डबल लेयर्ड होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है, और न्यूक्लियर पोर्स रहता है। न्यूक्लियर होता है न्यूक्लियस के अंदर जो पोर्स है उसको न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं, क्योंकि ट्रांसफर करता है मटेरियल है, क्रोमोसोम है, सब क्रोमोसोम क्या होता है वो बता दिया जाएगा सारा। मैंने आपको, आपने देखा होगा ना, ह्यूमन ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, ये वही वाला क्रोमोसोम उस टाइप का, ये बता देंगे सारा। अभी मतलब कि मटेरियल याद रखे ना, सिर्फ मटेरियल को, इसको बस आर ट्रांसफर करने के लिए मदद करता है न्यूक्लियर और मटेरियल का। इसके बारे में उतना कुछ खास पढ़ना नहीं है, आपको न्यूक्लियर जो पढ़ना है ये बता दिया जाएगा। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म फ्लूइड कंटेंट इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। देखिए इसके बारे में आपको बताता हूँ, सपोज करें ये एक सेल है, आगे उधर बाहर में क्या मैं डिस्कस, अंदर में यहाँ कुछ होगा, न्यूक्लियस है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है।
और यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है। पूरा तो नहीं भरा हुआ, रिजेक्ट तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए डॉट डॉट जो है ना, ये आपका फ्लूइड लाइक भरा हुआ है। इसको बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है आपका। अल्सर ऑर्गेनेल्स, दीज आर स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड पार्ट्स ऑन सेल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। मैंने बताया ना, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा। तो ये मान के चलें, ये आपका है राइबोसोम, ये आपका है ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है सब बता दूंगा मैं। ये एक इसको सेल ऑर्गेनाइज बोला, आपने नाम बस सुना होगा कि राइबोसोम, लाइसोसोम और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो बता दें, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बता दिया आपको। अलग अलग गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस, ये सब जो है ना, ये है सेल ऑर्गेनेल्स है, सेल ऑर्गेनेलिस। सेल ऑर्गेनेलिस जो होते हैं, ये वही बताता है, ये स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर रहते हैं। इधर साइड साइड में ये अंदर रहते हैं। अब आगे आगे बताते हैं, उसी के बारे में डिस्कस होगा। सेल स्ट्रक्चर आप देख लें एक बार, इसको अच्छा से, इतने इसमें आपको एनसीईआरटी वाले कुछ समय थोड़ा कम आएगा। मैंने बताया ना, ये देखिए, ये आपका सेल है, ये बेसिकली एनिमल सेल है शायद, मेरे को लगता है, हाँ एनिमल सेल है, एनिमल सेल है। ये लिक्विड जो देखा है, ये सब ये देखिए साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म है ना, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इधर बाहर वाला, ये अंदर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन याद रखिएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर वाला है, बाहर वाला लिखा नहीं इन लोगों ने। क्यों नहीं लिखा है? क्यों नहीं लिखा है सेल वॉल? क्योंकि ये एनिमल का है, एनिमल, एनिमल सेल है, याद रखिए एनिमल सेल है। एब्सेंट सेल वॉल, ये माइनस का साइन एब्सेंट के लिए भी होता है, प्लस तो आपने देखा होगा, माइनस। तो ये आपका गोल्जी अपरेटस है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रियन है, लाइसोसोम है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर इनवेलप है, सब बताते हैं आगे, अब चलते हैं, अभी उसी लिए समझ में नहीं आएगा, इसमें देख लेते हैं। इसमें देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया गया है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो सेल वॉल भी है, क्योंकि ये एनिमल सेल है। लिख दिया जाता है यहाँ पर, प्रेजेंट सेल और वॉल। आगे चला जाए, स्टार्टिंग जो पहले कंपोनेंट्स आपको बताया गया है, अब उससे स्टार्ट करते हैं। ये क्या हुआ, चलिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन एक ही चीज होता है। सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होता है सेल का, और वो सेपरेट करता है सेल कंटेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आपका जो स्किन है, ये भी तो सेल से बना है, सेल से टिश्यू से बना, अंदर में सेल वगैरह होगा, वो इससे बचाता है। आउटर में कुछ है तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो भी है उससे बचाता है। ये सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, मैंने बताया ना आपको, अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल, सम याद रखना है, सम मटेरियल्स, प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल्स को, मतलब ये बताते हैं क्यों लिखा गया है पॉइंट, प्रिवेंट मूवमेंट। ये एलो एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल होता है, सम मटेरियल में कुछ ही मटेरियल जा सकते हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है प्रिवेंट करेगा मूवमेंट को कुछ मटेरियल का। allows diffusion of substances like carbon dioxide and oxygen। diffusion कैसे होता है बता दिया जाएगा। diffusion osmosis सब आगे है, उसके बाद diffusion को allow करता है, ये रेगुलेट क्या, रेगुलेट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। जैसे यहाँ पर लिखा ही हुआ है सेम चीज, allows entry and exit of some materials, वैसे मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस होंगे ही इन एंड आउट। मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, लिपिड प्रोटीन क्या होता है सब बता। प्रोटीन वही बेसिकली, प्रोटीन मतलब तो समझ ही गए, प्रोटीन सारा चीज प्रोटीन से बना हुआ है, समझ गए ना, सब चीज यहाँ पर प्रोटीन से बना हुआ है, आप ये समझ सकते हैं। बाकी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आगे समझ में आ जाएगा, एक बार बता देंगे फिर समझ में नहीं आ पाएगा। आप बस ध्यान से देखिए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपने क्या पढ़ा कि आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल का, सिलेक्टिव परमिएबल है, क्यों, क्योंकि ये कुछ मटेरियल को आने जाने देता है, सारा को नहीं देता है, किसी कुछ कुछ को रोक देता है, सबको डिफ्यूजन को अलाउ करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, एंड ऑक्सीजन। रेगुलेट्स मूवमेंट एंड इन एंड आउट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, रेगुलेट करता है मूवमेंट को। ऑब्वियस बात है, किसी को जाने देगा, किसी को नहीं जाने देगा, रेगुलेट करता है ये। अब आगे चलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट।
पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसपो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है बताते हैं हम। जैसे एक कोई सब्सटेंस है, ठीक है, उसको हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करना है। जब वो मूव कर रहा है तो वो का पैसिव ट्रांसपोर्ट है। मैं आपको बस हायर लोअर का मीनिंग, ये जो है ना हायर, इसका मैं मीनिंग आपको समझा देता हूँ। क्या बोलते हैं इसको? जैसे कि आप हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज मीन्ड बाय हायर एंड लोअर कंसंट्रेशन, तो इसका आपको हायर और लोअर कंसंट्रेशन मतलब कैसे समझाएं आपको? जैसे कि सपोज एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है और सॉल्यूट मतलब तो समझ गया ना, सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन, वो पता है आपको। जैसे कि आप सपोज करते हैं, आपको समझाते हैं अच्छा से, हम थोड़ा सा इसको थोड़ा साइड किया जाए, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, यहाँ साइड में आपको समझाते हैं। इधर मान के चलते हैं ये एक, अरे यार ये क्या चल रहा है यार, कितना घटिया चल रहा है। ये एक आपका एक वो रखा हुआ है और एक ये बी का रखा हुआ है। यहाँ पर ऐसे 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 बहुत ज्यादा मात्रा में, और यहाँ पर ऐसे है। आप बेसिकली समझ गए होंगे, थोड़ा डेंसर टाइप का लग रहा है। इससे जब इसमें मूव करेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है, उसको हायर कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो जब भी सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। शायद समझ गए आप, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, इसमें एनर्जी नहीं लगेगा क्योंकि ऑब्वियस बात है, अपने आप वो जला जाएगा कि लोअर हायर है उसको हटाना है, ये समान प्रेशर खुद हो जाएगा। ये स्लो मूवमेंट होता है। ओनली स्मॉल molecules of water molecules are transported passively, मतलब छोटे मोटे मॉलिक्यूल्स। और प्रेशर नहीं, यहाँ पर एनर्जी, मतलब कि एनर्जी नहीं, क्योंकि हाइयर टू लोअर में एनर्जी नहीं लगता है, बहुत कम, एकदम माइन्यूट, उसको नेग्लिजिबल हम लोग मान सकते हैं, इसलिए हम लोग लिखते हैं नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड पैसिवली, मतलब कुछ कुछ छोटे मोटे मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट से। A substances which move from their lower concentration to higher concentration, अब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जा रहा, ठीक है, तो अब इस बात इसमें एनर्जी लगेगा, द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी मॉलिक्यूल्स रैपिड मूवमेंट होता है, थोड़ा जल्दी होता है, रैपिड मतलब होता है फास्ट, रैपिड मतलब फास्ट है। मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑकर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो इसमें मूवमेंट ऑफ लार्ज होता है, इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें एनर्जी नहीं लगता है पैसिव ट्रांसपोर्ट में, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगता है। ये एक स्लो मूवमेंट होता है, ये एक रैपिड मूवमेंट होता है। इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स जाते हैं, इसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स जाते हैं, और कुछ खास है नहीं इसमें। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन अभी पता चल जाएगा आपको क्या होता है। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, osmosis is the passage of water across semi-permeable membrane from permeable, तो बदल गया ना, सेमी परमेबल हो गई, जो कि सेलेक्टिव क्या बोलते हैं, थोड़ा मोड़ा चीज को आने देता है, सारे को नहीं, सब्सटेंस। सेमी कहा था ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर, वो वाटर का, वाटर मॉलिक्यूल्स का पैसेज है अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थ्रू व्हिच, आप मस्त है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, समझ गए आप? हायर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है वाटर, वही है एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस।
प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट जो है वो एंटर करता है सेल में, इसको एंड होता है। वाटर एंटर, वाटर एंटर, H2 वाटर है आपका, वाटर एंटर, थोड़ा केमिकल नेम यूज करिए, वाटर बहुत यूज, बहुत बोलिए वाटर ही। वाटर एंटर हुआ तो एंडोस्मोसिस, वाटर आउट हुआ तो एक्सोस्मोसिस। मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट भी होता है, इसमें मूवमेंट ऑफ आउटसाइड सेल। इसमें अगर इसमें पानी, ये सपोज है या सेल है, सिर्फ पानी भर गया, जैसे जैसे पानी भर गया तो इसमें ये स्वेल करेगा। और इसमें अगर पानी है, इसमें यहाँ पानी, यहाँ मान लीजिए पानी निकल गया, इधर निकल गया, इधर निकल गया, निकल गया पानी, निकल गया पानी, तो छोटा हो जाएगा। वही है, एंडोस्मोसिस में सेल फूल जाएगा, स्वेल मतलब फूलना, और एक्सोस्मोसिस में सेल श्रिंक हो जाएगा, मतलब थोड़ा सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया था, कोई अगर समय नहीं आ रहा है थोड़ा सा भी इसमें, तो बता देते थोड़ा थोड़ा। वही है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट में हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है, जैसे कि यहाँ आपको बताया। तो ऑस्मोसिस क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव ट्रांसपोर्ट? पैसिव ट्रांसपोर्ट है। इसमें एनर्जी नहीं लगता है, ये स्लो मूवमेंट होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर ट्रांसपोर्टेड पैसिवली। अब मूवमेंट लोअर से हायर जाएगा तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एनर्जी लगता है, एटीपी के फॉर्म में रैपिड मूवमेंट होता है। चलिए, ज्यादा तो दिमाग मत लगाइए। अब डिफ्यूजन क्या है? प्रोसेस of movement of substance like कुछ भी solid liquid gas from the region of higher concentration to the region of lower concentration, so as to spread uniformly। हम्म, हाँ, तो process of movement of substance है ये, from higher concentration to region of lower concentration so as to spread uniformly। In the process of diffusion, molecules of one substance mix with the molecules of other substance। आपको मैं अच्छे से बताता हूँ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का अंतर क्या है। ये यहीं पे होगा आपको, मैं बता दूंगा अभी तुरंत। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में पहले डिफरेंस समझ लेते हैं। ये एक मूवमेंट है ऑफ अ सब्सटेंस, याद रखें सब्सटेंस है, वहां पर वाटर और वो नहीं है आपका, सॉल्वेंट नहीं है, एक सब्सटेंस है, वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस भी हो सकता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, स्प्रेड यूनिफॉर्मली। इस ये ऐसा नहीं है कि ये कर मान के चलिए ये आपका एक कोई है रखा हुआ, ये आपका एक रखा हुआ, वो तो आपका जैसे ऑस्मोसिस में आपको आ गया। इसमें अगर आपको यहाँ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इसमें ऐसे ऐसे पड़ा हुआ था, ये ऐसे आएगा तो ऐसे ऐसे यूनिफॉर्मली हो जाएगा। बता दें सर, तो पता चल जाएगा आपको भी। तो पता चल गया ना, डिफिजन में मॉलिक्यूल्स ऑफ वन सब्सटेंस में विद द मॉलिक्यूल मिक्स रहता है पूरा, मिक्स मतलब अच्छा से मिल जाना। ये भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही आता है। अब अगर आप ऐसा होगा तो अंतर क्या है? अंतर अब देखते हैं डिफिजन और ऑस्मोसिस में। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, आपको वैसे वहां कुछ समझ नहीं आया होगा कुछ ज्यादा, तो अभी हम समझाते हैं आपको। ये एक प्रोसेस है जहाँ पे पार्टिकल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। ये यहाँ भी एक प्रोसेस है जहाँ पे जो सॉल्वेंट है, पार्टिकल सॉल्वेंट है, पार्टिकल्स है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू मूव मोर सॉलिड कंसंट्रेशन। ये भी आपको मैं बता दूं, ये जो है आपका, इसमें इससे अच्छा मैं बताता हूँ कि ये भी हाई टू लो मूव करेगा, ये भी लगभग आपको जो है हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल में हाई दी करेगा। ये मैं आपको लिख देता हूँ, चलिए थोड़ा हटा देते हैं इसको, एक बार इसको साफ कर दिया जाए थोड़ा सा। ये भाई, ठीक है। तो इसमें जैसे है, यहाँ लिख देते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर, H2O में लिख दिया वाटर होगा, वाटर फ्रॉम फ्रॉम हाई
वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल ठीक है। एक मिनट और एक चीज है, थ्रू सेमी परमिएबल में एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब बता देते हैं कैसे। इसमें अब अंतर क्या है जब दोनों हाई टू लो में ये सिर्फ ये लिक्विड गैस सॉलिड तीनों में होता है। यहाँ सॉलिड लिखा नहीं हुआ है, सॉलिड में भी होता है, सारा पढ़ा जाएगा, पढ़ लेंगे आप लोग आगे। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई मेम्ब्रेन नहीं लगता है यहाँ। ये सिर्फ और सिर्फ याद रखिए, ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में होता है, ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में होता है। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में होता है, ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में होता है। ये इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए, अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होगा तो ऑस्मोसिस नहीं होगा। वाटर यहाँ नेसेसरी नहीं है मूवमेंट के लिए, वाटर ही मेन सॉल्वेंट है जो कि मूव कराता है एक रीजन से दूसरे रीजन में। द फ्लो ऑफ कंस्टिट्यूएंट इन ऑन, ये चारों तरफ फैलता है। अगर ये यहाँ पर इधर अगर इतना बड़ा बीकर है तो इधर भी आएगा, ये चारों तरफ फैलेगा ये ऐसे। ये एक सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में है, यहाँ है तो फिर ये यहाँ पहुंच गया और कुछ खास नहीं। सिर्फ वन डायरेक्शन को नॉर्मल लीजिए, एक डायरेक्शन में ऐसे गया तो इधर गया तो इधर गया तो इधर गया, वही और कुछ नहीं है इसमें। ये बढ़ेगा। डिफ्यूजन इज नेचुरल फिनोमिनन कैन नॉट बी स्टॉप। डिफ्यूजन जो है वो एक नेचुरल फिनोमिनन है, नेचुरल मतलब उसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं ऐसे, क्योंकि वो डिफ्यूजन होना है तो होना है। डिफ्यूजन मैं बता रहा हूँ, वो यूज डिफ्यूजन जो होता है वो आपका लेथी आप जो सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन स्टोर होता है आपके लंग्स में, वो जब ब्लड में मिलता है तो आप थोड़ी इसको रोक सकते हैं यार, हम मंत्र मारे रोक दिए या फिर कुछ भी किए रोक दिए, आप वो ऑक्सीजन तो ब्लड में मिलेगा ही। ये है, ये स्टॉप किया जा सकता है। और हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं, रिवर्स बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। All the types of substances present in one solution can move from region from higher concentration to lower concentration। यहाँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैंने कहा ना सॉलिड लिक्विड गैस तीनों कंपाउंड से सारा सब्सटेंसेस मूव कर सकते हैं। यहाँ पे ओनली वाटर और अन्य अदर सब्सटेंस फ्रॉम रीजन टू ऑफ टू लो ऑफ ओनली वाटर। यूजुअली ये लिक्विड में होता है तो वाटर ही में हम लोग मान के रहे हैं, कुछ कुछ लिक्विड्स में होता है, यहाँ वो लिखा है मैंने occurs only in liquids। एग्जाम्पल है एडिशन ऑफ इंक इन वाटर लीड्स टू कलर चेंजिंग, या फिर आपका होता है आपका क्या होता है फ्रेगनेंस 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 इन परफ्यूम। अब एक जगह परफ्यूम रहेगा तब आप कहीं ज्यादा स्मेल आ रहा है कहीं कम स्मेल आ रहा है, वैसे तो फिर अच्छा नहीं ना होगा। इसमें एग्जांपल आरबीसी का स्वेल अप व्हेन एक्सपोज्ड टू वाटर, मैंने बताया ना वहाँ पर वाटर इन तो सेल हो जाएगा, वाटर आउट होगा तो सिंक हो जाएगा। इसमें उतना याद नहीं रखना है, बस याद रखना है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन ये सिर्फ लिक्विड में होगा ऑस्मोसिस। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मांगता है, ये नहीं मांगता है। ये तीनों में होगा, सॉलिड लिक्विड गैस में मैक्सिमम यही है। ये सारे डायरेक्शन में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये बस यूनिडायरेक्शनली है, एक डायरेक्शन में ही जाता है। अब हम बता देते हैं ये दोनों का क्या बोलते हैं, पर्पस क्या है। बड़ा कर सकते हैं इसको, बड़ा करते हैं। हाँ इतना बड़ा तो नहीं लिख पाएंगे। रेड पेन पर्पस, पर्पस इसका है टू इक्विलाइज सॉल्यूट कंसंट्रेशन। सॉल्यूट भाई क्या सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाता है, सॉल्यूट और डेफिनेशन चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं यार, इसको लिखवानी भी हम केमिस्ट्री में तो बता देंगे फिर हम। पर इसका जो पर्पस है, इसका जो पर्पस है ओस्मोसिस का, अरे पर क्या यार, पर्पस नहीं, पर्पस इसका पर्पस है टू बैलेंस, चलेगा चलो, वाटर क्या वाटर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन अरे कंसंट्रेशन कहाँ, एक्रोस मेम्ब्रेन, और कुछ नहीं।
देख सकते हैं आप लोग, ये है कि ये। अब आगे चलते हैं, सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं ना, जो सॉल्यूशन सॉल्यूट मिलता है। अब आपको सॉल्यूशन बताते हैं कितने टाइप होते हैं, आपको बता ही देते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट बेसिकली होता क्या है सॉल्यूशन में। तो आप जैसे मान सकते हैं कि इधर लिख देते हैं यार, ये आपका ये आपका है, आपका एक बीकर से पानी रखा हुआ है, पानी 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 पानी। ये अप्लाई चीनी चीनी चीनी, ये किसमें, चम्मच में, जैसे हवा में चीनी थोड़ी रहेगा। अब बताते हैं बेसिकली, ये आपका सॉल्यूट है, ये आपका सॉल्वेंट है। अब मिल जाएगा दोनों, प्लस हो जाएगा तो फिर हो जाएगा सॉल्यूशन। बोल सकते हैं द सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व्ड, हाँ द सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व्ड, ये शुगर है, ये डिसॉल्व होता है, इज कॉल्ड सॉल्यूट। और द सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व्स द सॉल्यूट, ये सब्सटेंस वाटर है जो कि सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहा है, ये इट इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। सॉल्यूशन अब क्या किस टाइप का होता है बताते हैं हम। हाइपोटोनिक, यहाँ पे लास्ट में है हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक, तीन टाइप के सॉल्यूशन बेसिकली होते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे तीनों टाइप के सॉल्यूशन के बारे में। यहाँ में आइसोटोनिक में अगर आप स्टार्टिंग से थोड़ी अब बैठ जाते हैं, इसमें जो सॉल्यूट है वो आउटसाइड हाईएस्ट हाइयर रहता है, सॉल्यूट रहता है हाइयर, वाटर इनसाइड, वाटर मूव्स आउट, इसमें वाटर क्या होता है बाहर निकलता है, और सेल जो है वो श्रिंक करता है। ये अब बताइए, अगर वाटर निकल रहा है तो यहाँ पे क्या बोलते हैं आपको, बेसिकली आपको बताते हैं इसको, अगर आपको और अगर सिंपल वे में समझना है हाइपरटोनिक के बारे में, आपका जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है ना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये आपका हो सकता है, काम साइड में लिख दूं क्या, लिख ही देता हूँ फिर। ये जो इसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हाइपर हाइपो आइसो, ठीक है, तीन टाइप का सॉल्यूशन है, आप मान सकते हैं एक सॉल्यूशन है इसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है पानी से, तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। जो आपको सबसे आसान लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, अ, क्या बोलते हैं, पानी कम, सॉल्यूट, सॉल्यूट में कुछ हो सकता है, सॉल्यूट ज्यादा, ठीक है, बेसिकली ये मतलब है इसका। कोई एक सॉल्यूशन है उसमें आपका पानी कम है और सॉल्यूट ज्यादा है, चीनी ज्यादा, सॉल्यूट एक आप चीनी लिख सकते हैं इसको, चीनी, चीनी ज्यादा सॉल्यूट का। तो इसमें बेसिकली आप मान सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना पानी और चीनी वाला, इसमें पानी इस क्या होते हैं, चीनी ज्यादा है पानी कम, वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। इसमें सॉल्यूट की मात्रा, सॉल्यूट जो है वो हाइयर रहता है, आउटसाइड को छोड़िए, हाइयर सॉल्यूट, और यहाँ पर लो वाटर, अगर आप ऐसे ही मान लें नॉर्मल। मतलब अगर अब ये कहना चाहता है कि अगर पानी बाहर निकल गया तो यहाँ तो पानी कम बचा, पानी तो बाहर निकल रहा है, पानी बाहर निकल गया तो ये तो यहाँ अंदर कम बचा पानी, तो यहाँ पर पानी जो है यहाँ लोअर है, क्या उल्टा पुल्टा क्या लिखा हुआ पता नहीं, बिल्कुल समझ खुद नहीं आ रहा है नोट्स इनका। तो अगर आप मान सकते हैं तो पानी कम और कुछ खास है नहीं। तो हम लोग अब पढ़ना है हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन।
तो इसके मैंने बेसिकली आपको सॉल्यूशन के बारे में तो मैंने बता दिया, ये सॉल्यूशन है। इसके अंदर ये जो पानी होता है जो कि जो सॉल और ये एक नमक है, मान के चलते हैं ये चम्मच आपका इसमें नमक पड़ा हुआ है। ये नमक जो है ये सॉल्यूट है, ये आपका सॉल्वेंट है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, मतलब कि सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व द सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, सब्सटेंस व्हिच गेट डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्यूट। डिसॉल्व का सॉल्वेंट बोलते हैं, ऐसे है ना। ये आपका मान के चलिए चीनी है, ये पानी है, या नमक है, ये पानी है। ये नमक जो है ये सॉल्यूट होगा, ये सॉल्वेंट पानी होगा, और दोनों को मिला के सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन भी तीन टाइप के होते हैं, का जो है हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक। इसका मतलब यहाँ वो समझ नहीं आएगा जो लिखा हुआ है, छोड़िए इसको, आप पढ़ना भी नहीं है, इसको आपको दिमाग नहीं लगाना है। इसमें आप चीखना नहीं, छोड़ देते हैं इसको, आपको इधर पढ़ना नहीं है। जो मैं लिख रहा हूँ उसको आपको समझना है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो जो मैं लिखूंगा। आपका तीन टाइप का सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक, अरे यार क्या लिखा है, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, और आपका क्या है, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक ये आपका तीन टाइप का सॉल्यूशन है। इसके आपको सिंपलेस्ट में समझाते हैं, आपको दिमाग मत लगाना। सॉल्यूशन है, इसमें आपको हाइपरटोनिक में मोर सॉल्यूट है, मोर सॉल्यूट, लेस वाटर, वाट इसमें सॉल्यूट ज्यादा रहेगा, पानी कम रहेगा, और इसमें होगा क्या, सेल श्रिंक होगा। वही वहां पर लिखा हुआ था, सेल से पानी, ये यहाँ जो है ना, ये बाहर H2O, ड्राइंग बना देते, इतना बढ़िया ड्राइंग। ये सेल है, सेल, यहाँ से H2O निकल रहा है तो पानी बाहर जा रहा है तो सेल श्रिंक करेगा। अब हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक बताते हैं, इसका जस्ट अपोजिट, आइसोटोनिक लास्ट में बताते हैं आपको। इसमें आपको इसमें आपको सीधा मानना, इसमें इसमें लेस मोर सॉल्यूट है ना, इसमें मोर सॉल्यूट था, इसमें लेस सॉल्यूट होगा, और इसमें मोर वाटर आउटसाइड द सेल। इसमें होगा क्या, सेल स्वेल करेगा, कभी कभी ब्लास्ट भी हो जाता है, बर्स्ट, सेल स्वेल करेगा। पानी ज्यादा है, यहाँ जाएगा तो ये फूल जाएगा ऐसे। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसमें वही है, इसमें है सेम सॉल्यूट, इसमें है सेम वाटर, इसमें एक है नो मूवमेंट, नो नेट मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं था, मूवमेंट, अरे स्विंग करेगा तो कुछ ना कुछ मूवमेंट हुआ ना, ये स्वेल करेगा तो कुछ ना कुछ मूवमेंट हुआ ना, ऐसे कोई मूवमेंट नहीं होता है। क्या होते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, सेल स्टे इन सेम साइज, क्या, सेल स्टे इन सेम साइज, सेम साइज, ये आपका तीनों सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक में सॉल्यूट ज्यादा होगा, हाइपोटोनिक में सॉल्यूट कम होगा, और हाइपरटोनिक में लेस वाटर होगा, इसमें ज्यादा पानी होगा, सेल श्रिंक करेगा। जहाँ पे पानी कम हो जाएगा तो सेल श्रिंक कर जाएगा, पानी ज्यादा हो जाएगा तो सेल फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा, वही है। और आइसोटोनिक में सब सेम होता है। आइसोटोनिक, एस से याद कर सकते हैं आप, एस से सेम, सेम वाटर सेम सोल्यूट, और सेम साइज, एस 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 हो गया, ठीक, बढ़िया। तो इसमें आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ये वाला। अब इसके अंदर हम लोग चलते हैं, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस, समझे, ये आपको समझा दिया जाए क्या, उससे कुछ आपको जरूरत तो पड़ेगा नहीं, तो समझा देते हैं आपको। एक्सोसाइटोसिस क्या उधर समझा, एक्सोसाइटोसिस है, और क्या है आपका, एंडोसाइटोसिस ना। इसको नोट्स के रूप में समझा दें, बताएं, जैसे बोला जाए वैसे समझा देंगे। क्या पता है इसके बारे में, छोटा सा टॉपिक है। एंडोसाइटोसिस मतलब क्या, सेल ना, आ,
सकते हैं आप इसको। कोई भी मटेरियल सेल कुछ खाने के लिए अंदर ले आने के लिए फूड है, मान के चलते हैं फूड है, और पानी लेता है कुछ का, तो ये आपका है उसका बड़ा बड़ा। हाँ हुआ। आप इसको आप बताते हैं आपको, इसमें आपको यहीं पर थोड़ा लिख देते हैं, एंडोसाइटोसिस में इनटेक ऑफ मटेरियल्स, और यहाँ रिमूवल या सिक्रीशन, सिक्रीशन ऑफ क्या मटेरियल्स। सेल इसके अंदर मान के चलो फूड लिया, वाटर लिया, ऑक्सीजन लिया, यहाँ से तो निकलेगा ना, यहाँ से इजेशन करेगा, इजेशन मतलब वही पॉटी आप बोल सकते हैं। इजेशन और एक्सक्रेशन अंतर है, एक्सक्रेशन में स्वेट निकाला, आ, जैसे आप ह्यूमन बॉडी का मैं बात कर रहा हूँ ना, जैसे यहाँ से O2 लिया, CO2 निकाला, वाटर निकाला, थोड़ा कुछ ऐसा किया, कुछ निकाल दिया, फूड वेस्ट हो गया, अनडाइजेस्टेड फूड होगा, अनडाइजेस्टेड फूड, तो इजेशन हटा देते हैं, ये आपको ध्यान मिला। तो जो भी आपको इनटेक ऑफ मटेरियल्स एंड एंडोसाइटोसिस और रिमूवल रिमूवल या सेग्रेगेशन ऑफ मटेरियल्स हो गया एक्सोसाइटोसिस, यही है सेल के में आता है। अब सेल वॉल पे आते हैं। सेल वॉल जो होता है ये एक नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग रिजिड आउटर कवरिंग होता है, प्लांट सेल कंपोज मेनली ऑफ सेलुलोज से बनाया जाता है। याद रखें सेल वॉल प्लांट में ही रहेगा, ओनली इन प्लांट्स, प्लांट्स। ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है, लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अगर पीएम है, तो आपको ये जो है आपका ये आउटर जो रहेगा, ये आउटर आउटर है, तो ज्यादा आउटर हो गया कि ये आपका सेल वॉल है। सेल के plasmolysis occurs in living plant cell when they lose water or through result in shrinkage of cell content, मतलब कि अगर प्लांट के अंदर पानी निकला तो वो श्रिंक करेगा, सेल का कंटेंट अवे फ्रॉम सेल वॉल जाएगा, मान के चले जो मैं बता रहा हूँ। मानना क्या है बता देते हैं सीधा। ये सेल है फूला हुआ, इसका न्यूक्लियस है, यहाँ ये है, यहाँ ये गोल्गी बॉडी है, राइबोसोम है, रेटिकुलम है। अगर यहाँ से पानी निकल गया तो ये पानी अगर निकल गया तो सेल तो श्रिंक करेगा अंदर का, तो ये से दूर चला जाएगा, वही है, कुछ खास लिखा नहीं है। प्लाज्मोलाइसिस का इसको आपको अगर हम सिंपल वर्ड्स में बताएं, प्लाज्मोलाइसिस हो गया आपका, होता है इसको प्लाज्मोलाइसिस का डेफिनेशन तो मतलब वही है जब H2O मूव्स आउट, सेल का कंटेंट जो है अवे फ्रॉम सेल वॉल चला जाता है, यही और कुछ नहीं है इसमें। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब यही है, सेल पानी मूव्स आउटसाइड, पानी H2O। सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, परमिट्स प्लांट फंजाई जो भी है, plants, fungi, bacterial cells to resist bursting in hypotonic environments। हाइपोटोनिक मतलब आप समझ गए, जब पानी बहुत भर गया अंदर, पानी 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 H2O भर गया तो वो बर्स्ट करता है। कैन एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस मैंने बता दिया क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू कुछ सिलेक्टिव मटेरियल्स को पास कर देता है, लीडिंग टू स्वेलिंग एंड प्रेशर अगेंस्ट सेल वॉल, इसी कारण सेल वॉल पे प्रेशर लगता है, एब्जॉर्ब करेगा तो प्रेशर लगेगा ही। सेल वॉल एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर अगेंस्ट स्वोलन सेल, अगर ये सेल अंदर में ये सेल है, ये स्वोल करके दीवार में चिपक गया, इस पे ये प्रेशर लगा रहा है, तो सेल वॉल भी प्रेशर लगाता है, बैलेंस है यार, फटे नहीं कम से कम। Cell with walls can endure greater changes in surroundings medium than animals, मतलब कि आप ये मान सकते हैं, अब कॉमन है, ये आपका सेल है, इसमें सेल वॉल है, हर एक में सेल वॉल नहीं है, तो ये ज्यादा प्रेशर झेलेगा ना, वही है।
प्लांट में प्रेजेंट रहता है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहता है, फंजाई में, ये तीनों में प्रेजेंट रहता है। इसमें एनिमल और वायरस में प्रेजेंट नहीं, एब्सेंट रहता है सेल वॉल। प्लांट में सेल वॉल रहता है वो सेलुलोज का बना हुआ रहता है, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन से, और इसमें चिटिन से। इससे बनता है वो है बताया गया है। ये एक क्वेश्चन आया था स्कूल में, तो वही बताया।